कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो अनुच्छेद 20(3) है ये किन किन स्थितियों में लागू होगा। तो हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहली जरूरत क्या है कि व्यक्ति को अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, और दूसरी बात अनुच्छेद 20(3) जब आप अपराध के अभियुक्त हो जाएंगे तब आपको जो संरक्षण देगा वो ये देगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता, कोई कंपल्सन ये प्रशासित नहीं किया जा सकता, यानी आपको विवश नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको विवश किया जाता है तो यू में गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और फिर तीसरी बात आई थी कि अगर इससे अधिक संरक्षण आपको नहीं मिलेगा तो फिर सारे अनुच्छेद का जो उद्देश्य है वही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि एविडेंस इसके संबंध में जो कानून है वो ये है कि एविडेंस किसी भी ढंग से आ जाए, यदि वो आ गया तो उसे व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा। और व्यक्ति के विरुद्ध ही उपयोग में लाया जाएगा ये कहना एविडेंस की वैल्यू को कम करना है, बल्कि यह कहना चाहिए कि उस साक्ष्य का विचारणा में उपयोग किया जाएगा वो किसी भी पक्ष के पक्ष में हो, किसी के भी विपक्ष में हो। तो अगर अगला संरक्षण कि अगर विवश कर दिया गया, तो अगर विवश कर दिया गया तो व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य तो देगा ही देगा, क्योंकि कल हम लोगों ने विस्तार से इस सिचुएशन पर बात की थी कि जब आप विवश हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए तो उस काम को करने के अलावा अन्य कोई विकल्प आपके पास होगा ही नहीं। जब तक आपको किसी काम को करने या न करने के संबंध में दोनों विकल्प उपलब्ध हैं तब तक तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि आप विवश हुए। आप विवश हुए ये शब्दावली प्रयोग ही तब होगी जब आपके पास उस काम के संबंध में जिसके संबंध में आपको विवश किया जा रहा है केवल एक विकल्प बचे कि आप उस काम को करें, इसके अलावा कोई अन्य विकल्प हो ही ना। तभी ये कहा जा सकता है कि आप अमुक काम करने को विवश थे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि आपको विवश किया गया था। तो हम लोगों ने कल चर्चा के बाद एक बात और स्थापित की थी कि अनुच्छेद 20(3) में यह भी शामिल माना जाएगा कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को विवश कर दिया गया सभी प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद, क्योंकि सभी प्रकार के प्रतिबंध विवश करने वालों को रोक पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सभी प्रकार के प्रतिबंध जब आदमी की हत्या नहीं रोक पा रहे तो वो विवश करना रोक देंगे, ये तो बात ही बेवकूफी की है। या ऐसा सोचना यही मूर्खता है। इसलिए वे लोग जो साक्ष्य के संकलन में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो केवल इसलिए रुक जाएंगे कि साहब अनुच्छेद 20(3) में एक पायस ऑब्लिगेशन, एक पवित्र बाध्यता उनके लिए निर्मित की गई है कि साहब अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो बस इसीलिए वो रुक जाएंगे। ऐसा सोचना तो मूर्खों के स्वर्ग में रहने के समान है। इसलिए अगली बात इसमें लॉजिकली शामिल माननी ही होगी। और वो लॉजिकल बात क्या थी कि अगर आपने किसी को विवश करके उसके विरुद्ध साक्ष्य उसी से प्राप्त भी कर लिया तो भी वो इनएडमिसेबल इन एविडेंस हो जाएगा। कर लो,
उसे साक्ष्य में पढ़ा ही नहीं जाएगा। और जब उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा, मीनिंग देयर बाय उस साक्ष्य को छोड़ने के बाद अगर आपके पास और साक्ष्य होगा इतना पर्याप्त कि उसे दोष सिद्ध किया जा सके, तब तो ठीक, अन्यथा दोष मुक्ति ही होगी। और इस ढंग से इस चीज को शामिल मानकर क्या किया कि उन्होंने अनुच्छेद 20(3) को एक पूरी तरह इफेक्टिव प्रोविजन ये बना दिया। और अगर ये चीज हटा दी जाए तो अनुच्छेद 20(3) पूरी तरह इफेक्टिव प्रोविजन बनेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपसे कहा गया था कि अनुच्छेद 20(3) 3 बातों के बारे में संरक्षण दे रहा है। और 3 बातों के बारे में संरक्षण दे रहा, यह भी नहीं कहना चाहिए बल्कि 2 बातों के बारे में संरक्षण दे रहा। पहली बात तो यह बता रही है कि 20(3) जो संरक्षण दे रहा वो किसको दे रहा है, ठीक है। बाकी संरक्षण तो 2 ही बातों के बारे में दे रहा कि विवश नहीं किया जाएगा, और विवश करेंगे आप तो हम उसे साक्ष्य में मानेंगे नहीं। पहली चीज तो कहता है कि यू मस्ट बी एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। तो वो तो बात आपकी स्थिति के बारे में है, वो बात अन्य किसी बात के बारे में नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है, एक चीज यहीं पर और देख लेनी चाहिए, चीजों को ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं और आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की उपयोगिता नजर आती है और चीजें बेहतर लगती हैं कि अक्यूज को यहां जो अधिकार प्राप्त हुआ ये इनफैक्ट वैसा अधिकार नहीं है जिसे सामान्य तौर पर अधिकार माना जाता है। ये अधिकार हाफील्ड के क्लासिफिकेशन के मुताबिक विशेषाधिकार की कोटि का है, जो प्रिविलेज है। और विशेषाधिकार का जो ड्यूरल अपोजिट है वो क्या होता है, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ यू हैव द लिबर्टी टू वेव दैट, टू यूज दैट, ठीक है। यानी अक्यूज चाहे तो इस 20(3) के विशेषाधिकार को छोड़ दे, और छोड़ते हैं। जब कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो वो इस अधिकार को छोड़ते हैं, और जब आप चीजों को लिंक करके देखना शुरू करते हैं तो आपको सारा कानून एक साथ एक जैसा नजर आता है। और जब वो एक साथ और एक जैसा नजर आता है तब आपको यह पता लगता है कि इससे काम न चलता है न चलना चाहिए, कि हमें आईपीसी पढ़ लेनी है, हमें सीआरपीसी पढ़ लेनी। जब तक आप ओवरऑल चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक वे चीजें क्लियरली एकदम समझ में नहीं आती। आपने अगर एकेडमिक स्टाइल में चीजों को पढ़ लिया तो फिर यह समझ में नहीं आता कि जब अक्यूज का कन्फेशन है, और कन्फेशन अक्यूज का ही होगा भाई, एडमिशन और कन्फेशन में जब हम लोग फर्क करते हैं तो फर्क यही आता है कि एडमिशन मामले के पक्षकार, उनके अभिकर्ता, ठीक है ना। सेक्शन 17 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें क्या कहता था, मामले के पक्षकार, उनके अभिकर्ता, और मामले के पक्षकारों को जिन पक्षकारों से हित व्युत्पन्न हुआ वे सारे लोग एडमिशन कर सकते हैं, और वे भी कर सकते हैं जिनकी स्थिति पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी, वो भी कर सकते हैं। और वे भी कर सकते हैं जिन्हें पक्षकारों ने रेफरी के तौर पर स्वीकार कर लिया। 18, 19, 20 ये सारे सेक्शन थे। और जब कन्फेशन की बात आती थी तो कहते थे ना, केवल अपराध का अभियुक्त, बस और कोई नहीं। तो एडमिशन और कन्फेशन इसके बीच फर्क ही होता था। तो कन्फेशन अभियुक्त ही करेगा। और क्या लिखा था 31, संस्वीकृतियां मामलों का निश्चायक साक्ष्य नहीं है किंतु वे विबंध पैदा करेंगी। और जब हम लोग संस्वीकृतियों का साक्षिक मूल्यांकन करते थे
तो कहते थे संस्वीकृति एक ऐसा कथन, पी कोटैया शायद पहला मुकदमा था, प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया था, जिसमें संस्वीकृति की डेफिनेशन आई थी, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शायद पलविंदर को, दैट वाज द फर्स्ट केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज द कन्फेशन, and they have accepted the same definition of confession which was given by the Privy Council in case of P. Kotaiya. ठीक है, और क्या कहा था, संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जिसमें इतने तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा। अच्छा सॉरी, पाकला नारायण स्वामी है, पी कोटैया नहीं है, पाकला। अच्छा पी कोटैया तो 27 पर है, आपका पी कोटैया तो 27 नहीं है, मृत्युकालिक कथन, शायद मृत्युकालिक कथन पे, ठीक है, मृत्युकालिक कथन पे, यस ठीक है, पाकला नारायण स्वामी। तो केस अगर हम, वो भी हो रहा, इतने दिन बाद एविडेंस एक्ट को कोड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो आप मिला नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें अभियुक्त व्यक्ति ही अपराध के इतने तथ्यों को स्वीकार करता है कि उसके विरुद्ध दायित्व सुरक्षित रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो अभियुक्त अगर अपने विरुद्ध साक्ष्य दे ही नहीं सकेगा तो फिर कन्फेशन कैसे ग्राह्य हो जाएगा, और अगर कन्फेशन ग्राह्य नहीं होगा तो 20(3) से बाढ़ कर जाना चाहिए कन्फेशन संबंधी प्रावधानों को, और जब बाढ़ कर जाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाने चाहिए, जबकि वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपको समझना होगा कि 20(3) जो अधिकार अभियुक्त को दे रहा है उसका नेचर कैसा है, विशेषाधिकार का, वो सामान्य अधिकार नहीं है। सामान्य अधिकार मीनिंग देयर उस प्रकृति का अधिकार नहीं है जिस प्रकृति के अधिकार को आप अधिकार समझते हैं इन द कॉमन लैंग्वेज, वो विशेषाधिकार के प्रकार का अधिकार है, और चूंकि विशेषाधिकार के प्रकार का अधिकार है, दैट इज व्हाई द अक्यूज विल होल्ड, ठीक है, ऑल द अल्टरनेटिव्स विच मे बी अवेलेबल टू हिम इन रिगार्ड ऑफ दैट राइट, ठीक है ना, जितने विकल्प हो सकते हैं सब उसे उपलब्ध है, वो चाहे इसका उपयोग करे, यानी कन्फेशन आप जबरदस्ती उससे नहीं ले सकते। कन्फेशन के ग्राह्य होने की पहली सूरत ही ये होती कि दैट मस्ट बी, ठीक है, वॉलंटरीली, दैट मस्ट बी मेड बाय द अक्यूज वॉलंटरीली, उसकी ग्रहण होने की पहली शर्त ही है। और जब उसने स्वैच्छिक ढंग से कन्फेशन किया, मीनिंग देयर बाय उसने अपने विशेषाधिकार को छोड़ दिया है, और अगर ये उस अधिकार की सूरत का होता है जिस अधिकार की कल्पना आपके दिमागों में है, तो फिर डेफिनेटली वो इसे छोड़ नहीं सकता था। और अभी हम अखबार नीचे बैठे पढ़ रहे थे, उसमें यह छपा हुआ है कि दिल्ली में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि 15 वर्ष जिन डीजल गाड़ियों को और पेट्रोल गाड़ियों को हो गए, वो सारे के सारे दिल्ली से हटाए जाएंगे, उनके विरुद्ध दिल्ली सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, और उसमें तर्क दिया गया है, और तर्क जस्टिफाइड है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी कार का उपयोग सिर्फ ऑफिस जाने के लिए करता है, तो 15 साल में उसकी कार ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार किलोमीटर चलेगी, और एक व्यक्ति अपनी कार को टैक्सी के रूप में चलाता है, तो 2 साल में उसकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी, और ज्यादा भी चल सकती है। तो 15 साल जो अपनी आयु निर्धारित की है, तो वो व्यक्ति जिसकी गाड़ी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है और बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो तो दिल्ली से बाहर हो जाएगी, और वो जो 1 साल में ही 2 लाख चला चुका है
और निहायत खचाड़ा कंडीशन में उसकी गाड़ी आ गई, वो अभी 8 साल और 10 साल और 13 साल और चलाएगा। तो ये एकदम अतार्किक आदेश है, इसलिए इसका रिव्यू होना चाहिए। तो कोर्ट ने खुद कहा कि यस, जो तकनीकी प्रगति हुई है, वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की जाए जो इसके सभी पहलुओं पर अध्ययन करे और एक गाइडलाइन हमें बताए कि आखिर जैसे वाहन से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसे किस ढंग से जांचा जाए, आदि आदि उपाय, ठीक है। और हमें जुरिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, वो क्या कहता था, वो कहता था कि विधिशास्त्र क्या है, बाह्यदर्शिता, ठीक है। वो कहता था कि जो एक जुरिस्ट है, विधिशास्त्र क्या है, विधिशास्त्री की बाह्यदर्शिता, वो बाहर के विज्ञानों से कितना कनेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि अगर बाहर के विज्ञानों से आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो कानून को ठीक ढंग से प्रशासित नहीं कर सकते। कानून को ठीक ढंग से प्रशासित करने के लिए जो विभिन्न विषय हैं उनकी सहायता भी लेनी पड़ेगी, तब कानून ठीक ढंग से प्रशासित होगा। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा हम समानता देंगे, और समानता का मतलब आपका स्टैटिक इक्वलिटी नहीं, डायनामिक इक्वलिटी है, उसका मतलब ये लेते हैं, ठीक है ना। तो वे कायदे में वे वाहन दिल्ली से बाहर होने चाहिए जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसके लिए आयु वाहन की ये एक कैटेगराइजेशन भले ही हो, लेकिन ये एकमात्र कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप एकमात्र कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 को इफेक्टिवली लागू तभी किया जा सकता है जब आप अन्य विज्ञानों से कनेक्ट करें, अन्य विषयों से कनेक्ट करें, और इसीलिए वो कहता है कि बाह्यदर्शिता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां जो अक्यूज को अधिकार मिला, ये कहता है विशेषाधिकार की सूरत का है, वो चाहे इसे छोड़ दे, छोड़ता है कई बार। आपने देखा सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन 315 था, अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि उसने प्रोसीडिंग में अपने को परीक्षित नहीं कराया, यह किसी भी पक्षकार के द्वारा विवाद का विषय नहीं बनाया जाएगा, और न ही इसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई उपधारणा की जाएगी, बिकॉज दैट इज द प्रिविलेज। If he wants to be a witness, he may. If he doesn't want to be a witness, it's his liking. सबूत का भार, ठीक है, यह साबित करने का भार यह हमेशा अभियोजन पर होगा, वो साबित करें, ठीक है। सबूत का भार ये कभी नहीं बदलता, साबित करने का भार बदलता रहेगा, सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर रहेगा, वो विवश नहीं है। और इसीलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय क्या कहा था कि अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन बात यह आई थी करना नहीं चाहिए जब तक बहुत सुरक्षित स्थिति ना हो। तो कानूनों में सारी व्यवस्था एक साथ हुई है और उसको एक साथ देखना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने कल बात की थी। अब सवाल यह आया कि उसने कहा अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो साक्ष्य में क्या क्या शामिल है, ठीक है। अगर हम साक्ष्य की बड़ी परिभाषा ले लें तब तो स्थिति यह आ जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयर भाई, हम उसके शरीर पर मौजूद चीजें हैं ये भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकते। हम डीएनए प्रोफाइल के लिए उसके बाल नहीं ले सकते, उसके नाखून नहीं ले सकते, उसकी स्किन का एक छोटा टुकड़ा ये नहीं ले सकते, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट जो उसके पोजीशन में है, नो डाउट उस डॉक्यूमेंट पे उसने कुछ नहीं लिखा है। जैसे हमने कल वंशावली का उदाहरण दिया था, देखा था वंशावली है,
ठीक है। और हालांकि हमने उसमें सिविल लिटिगेशन की बात कर दी थी, हमने कहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लेकिन और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को अनुच्छेद 20 लागू नहीं होता। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू मे यूज दिस इलस्ट्रेशन। मान लीजिए क्रिमिनल कार्रवाई चल रही और उसमें अभियुक्त व्यक्ति के पास ऐसा डॉक्यूमेंट, चलिए अभियुक्त पर आरोप है कि उसने फर्जी कूटरचित एक वसीयत ये तैयार की है और जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर अभियुक्त ने वसीयत पर बनाए हैं, जिनके बारे में आरोप है ये कूटरचित है, वो जिस व्यक्ति से संबंधित है उस व्यक्ति का एक जेन्युइन हैंड राइटिंग का डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं कि उस डॉक्यूमेंट पर मृतक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर है, वो अभियुक्त के अपने पोजीशन में है। अब उस डॉक्यूमेंट पर अभियुक्त ने कुछ नहीं लिखा है, अभियुक्त ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य है या अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य हो सकता है यदि उस डॉक्यूमेंट पर मौजूद सिग्नेचर्स और अभियुक्त द्वारा बनाए गए सिग्नेचर या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर मौजूद उपरोक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर भिन्न भिन्न हो, तो वो दस्तावेज निश्चित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध एक साक्ष्य हो सकता है। लेकिन दस्तावेज स्वयं अभियुक्त के कब्जे में है और अभियुक्त उसे देता नहीं। क्या इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त को बाध्य किया जा सकता है? ठीक है, अभियुक्त एक विद्यालय में पढ़ा है और उसकी उम्र, जन्मतिथि आदि के संबंध में विवाद है, वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसकी जन्मतिथि निर्धारित होनी है, उसकी जन्मतिथि संबंधित डॉक्यूमेंट उसी के पास। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस के लिए वो खुद ही क्लेम करेगा, खुद ही लाके देगा, लेकिन हमने कहा आप उदाहरण को सिर्फ बात को समझने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त का कोई रोल ना हो उन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, और वे डॉक्यूमेंट अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्या उन डॉक्यूमेंट्स को भी प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त को विवश नहीं किया जा सकता? क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिया जा सकता? क्योंकि ये सब अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य है। ठीक है, ये सब है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य। अगर ये अभियुक्त पर लगाए गए आरोप का समर्थन करना शुरू कर दे और मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य, ये तो साक्ष्य है ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ठीक है, मौखिक तौर पर दिया गया साक्ष्य ये तो साक्ष्य है ही, लेकिन ये सब चीजें भी साक्ष्य की श्रेणी में आ सकती हैं। तो यहां जो शब्द प्रयुक्त है कि अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की परंपरा के मुताबिक उदार अर्थान्वयन कर दिया जाए तो ये सारी चीजें साक्ष्य की डेफिनेशन में आ जाएंगी और फिर इनमें से एक चीज भी आप अभियुक्त की मर्जी के बिना नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो स्थिति यह बनेगी कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, ठीक है, वो फिर तपस्या करने जंगल में जाए, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि फिर तो वो भगवान से वरदान मांगे कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और अभियुक्त के विरुद्ध सारे साक्ष्य उन्हें अपने आप मिल जाएं
और तो कोई तरीका नहीं बचेगा। आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने सारे रास्ते बंद कर देंगे, ठीक है। और अभियुक्त राजा नहीं हो गया है, ठीक है। एक ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, आपका व्यू ये लिया जाना चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन व्यू ये कह रहा है कि जो अभियुक्त है जरूरी नहीं कि उसने अपराध किया भी हो, इसलिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि अव्वल तो वो अभियुक्त को टार्चर न करें, क्योंकि निर्दोष भी हो सकता है। और अगर टार्चर करें इसके बाद भी, तो वो जो कुछ निकाल कर लाए हैं वो सब कुछ विधिता अग्राह्य हो जाए, ताकि टार्चर का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ये कहता है कि अभियुक्त को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर इसी बात का एक सामाजिक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को आखिर कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में भी अंततः मनुष्य ही होंगे। और हुआ क्या हमारे देश में, क्योंकि सरकारें अब से पूर्व जो रही, ठीक है, उन्होंने किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया। हमने आपको बताया आज जो एसआईआर, ठीक है, बिहार में जो हो रहा है, एससीआर कह रहे हैं, एसआईआर कह रहे हैं, जो हो रहा है, वोटों का पुनरीक्षण, मतदाता सूचियों, वो जो बता रहे हैं कि सब बड़ा गलत हो रहा है, उनकी दादी श्री ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला चुकी हैं इस देश में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कहा था प्रधानमंत्री के पद के निर्वाचन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती दी ही नहीं जाएगी। किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती दी ही नहीं जाएगी। और वो भी कब? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, तब, ठीक है। हमें कांग्रेस से इसीलिए तो मतलब यूं ही नफरत नहीं हो गई, ये बहुत धूर्त लोग हैं, बेहद धूर्त लोग, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं जो इन्होंने की नहीं। आप पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कुछ भी हम खुद नहीं कहते, किताबें उठाइए पढ़ लीजिए। और आपने को पढ़ा बताया है हमने, जो हम लोगों ने उस पर चर्चा की है, तो सारी बातें आई हैं। और फिर आएंगी जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात करना शुरू करेंगे, फिर आएंगे जब हम लोग अनुच्छेद 31 पर पहुंचेंगे, अभी 20 पे चल रहे हैं। और जब अनुच्छेद 31 पर पहुंचेंगे तो इनके नाना श्री, ठीक है, उनकी बातें सामने निकल कर आएंगी कि उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। आज बड़ा सारी चीजें हो रही हैं, तो सवाल यह है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनको भी ध्यान में रखना है। तो कोर्ट ने एक बैलेंस व्यू अपनाया। शुरुआती दौर जो सब आपका सतीश शर्मा वाला मुकदमा है, उसमें यह बात आई कि साक्ष्य शब्द अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसमें दस्तावेजी और मौखिक दोनों प्रकार का साक्ष्य शामिल है। अभियुक्त को अपने विरुद्ध न तो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश किया जाएगा और न ही मौखिक साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा, लेकिन वो बड़ा प्राइमरी मामला है, ठीक है ना, वो बड़ा प्राइमरी शुरुआती मामला है। उसके बाद जो स्थिति आई वो फिंगरप्रिंट, हाथों के निशान और हैंडराइटिंग, इसको लेकर आई कि फिंगरप्रिंट, अंगुली छाप
ठीक है, या हाथों के जो निशान है, ये जो हस्तलेख है, ये भी अंततः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य बनेगा। ठीक है, अंततः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य बनेगा, या यूं कहें अंततः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य हो सकता है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड्स। और अभियुक्त की मर्जी के बिना इन्हें लिया भी नहीं जा सकता। तो अगर अभियुक्त को विवश करके हम उसके अंगुली चिन्ह, हाथों के चिन्ह या हस्तलेख प्राप्त करें, तो क्या अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण यह अभियुक्त को मिलेगा या नहीं? और इन बातों को कानूनी तौर पर वैध बनाने के लिए विभिन्न विधियों में जो उपबंध हैं, वे उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एविडेंस एक्ट तो 1872 का है, सेक्शन 73 है, उसमें धारा 73 कहती है। पुराने एविडेंस एक्ट की हम कोड कर रहे हैं, नए में एक दो इधर या एक दो उधर होगा, यानी 73 का हो सकता है 70 हो या 75 हो, जो भी हो। तो पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन 73 था, उसमें कहा ड्यूरिंग अ ट्रायल इफ देयर इज ए नीड टू कंपेयर द हैंडराइटिंग ऑफ एन अक्यूज, ठीक है, अगर अभियुक्त की हस्तलेख की तुलना की जरूरत पड़ रही है तो न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वो अपने हैंडराइटिंग का स्पेसिमेन दे। ठीक है, हम लोग पढ़कर आए सेक्शन 45, अंगुली चिन्ह, हस्तलेख, ये सब सुसंगत है, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आ गई, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, अंगुली चिन्ह अब अभियुक्त अपनी मर्जी से दे दे तो बात अलग है, क्योंकि विशेषाधिकार है। ठीक है ना, ये अधिकार किस सूरत का है? विशेषाधिकार सूरत का। अगर वो हस्तलेख, अंगुली चिन्ह अपनी मर्जी से दे दे तो कोई बात नहीं, और अगर अपनी मर्जी से नहीं देता है तब हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसे गौतम बुद्ध कितने अपराधी होंगे जो अपनी मर्जी से दे देंगे। ठीक है, ऐसे कितने लोग होंगे। इस देश में तो परंपरा यह है कि दोषी तो न्यायालय करता है और बताते हैं कि सरकार ने कर दिया। ठीक, इस देश में तो ऐसी बेवकूफी की बातें चलती है। भाई राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी तो न्यायालय ने किया और वो बता रहे हैं कि नहीं साहब वो तो सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, यहां तो ये चल रहा है। तो यहां साहब कितने लोग इस बात पर तैयार हो जाएंगे कि साहब जो है हमारे ले लो, और अगर आपने विस्तार से इसका अर्थान्वयन कर दिया तब तो ये लेना ही मुश्किल हो जाएगा, ले ही नहीं पाएंगे। तो जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनके सामने एक समस्या खड़ी होगी है। तो आखिर इस साक्ष्य देने के संबंध में जो विशेषाधिकार दिया गया है, इस विशेषाधिकार के संदर्भों में साक्ष्य शब्द की क्या परिभाषा हो सकती है? ठीक है, यह प्रश्न सामने है। ठीक है, साक्ष्य शब्द की क्या परिभाषा हो सकती है? और दूसरा एक प्रश्न सामने है कि विमर्श करके साक्ष्य लिया गया है, यह कब माना जाए अनुच्छेद 20(3) के संदर्भों में। दो प्रश्न उठ रहे हैं, साक्ष्य क्या है? 20(3) के लिए यूं तो साक्ष्य है ही है, ये सारी चीजें साक्ष्य। ठीक है, ऐसा 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 कोई भी लिखित या मौखिक कथन जिसे न्यायालय विचाराधीन विषय के संदर्भ में अपने समक्ष प्रस्तुत करने की या तो अपेक्षा करे या अनुमति दे। और डेफिनेटली अगर जनता के दृष्टिकोण से साक्ष्य की परिभाषा कर दे तो ऐसा प्रत्येक तथ्य
जो अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषिता को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, वो सब कुछ साक्ष्य है। क्योंकि दोषिता निर्दोषिता शब्द का प्रयोग न करे, बल्कि दायित्व शब्द का प्रयोग करे, क्योंकि साक्ष्य दीवानी दायित्व को भी लागू होगा। तो जो भी व्यक्ति के दायित्व अथवा उसकी उन्मुक्ति के संबंध में निर्णय करने में सहायक हो सकता है, वे सारे तथ्य साक्ष्य हैं। ये नॉर्मल परिभाषा तो यही रहेगी। लेकिन 20(3) के संदर्भ में साक्ष्य की परिभाषा क्या हो सकती, ये जरा विचार का विषय है। और अभियुक्त को विवश करके साक्ष्य लिया गया है, या उसे विवश करके साक्ष्य नहीं लिया जा सकता। इस शब्दावली का 20(3) के संदर्भों में क्या अर्थ है, क्योंकि अर्थ संदर्भ से आएगा, ठीक है ना। जो परिस्थिति है उसमें शब्द का अर्थ निकाला जाता है। शब्द का कोई निरपेक्ष अर्थ नहीं है। निरपेक्ष का मतलब जो हर जगह एक सा रहे। हम लोगों ने ऑस्टिन पढ़े थे। ऑस्टिन का जो संप्रभु है वो ईश्वर जैसा है, वो ईश्वर के समान है। ऑस्टिन कहते हैं संप्रभु कौन है, जो सबको समादेशित करता है किंतु खुद किसी से समादेशित नहीं होता। ईश्वर की भी यही विशेषता है। लेकिन ऑस्टिन के संप्रभु और ईश्वर, ठीक है, जो ईश्वर है उसके बीच कुछ डिफरेंसेस ये भी जाने गए, और उनमें तो प्रमुख डिफरेंस ये है कि ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु वो है जिसकी आज्ञा का आदतन अनुपालन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्हें अनुपालन करना है वे अगर अनुपालन करने से इनकार कर दें, न करें, तो संप्रभु संप्रभु नहीं रह जाएगा। ये भी तो इसमें से निकल रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि ऑस्टिन के संप्रभु पर सीमा आ गई और ईश्वर असीम है। कुछ मूर्ख और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग रोज ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता कल भी अक्षुण्ण थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उन मूर्खों के कहे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ईश्वर और ऑस्टिन का संप्रभु दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो शब्दों के अर्थ हमेशा संदर्भों में लिए जाएंगे, निरपेक्ष नहीं। ईश्वर की सत्ता निरपेक्ष है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता किसी पर आधारित नहीं है। ऑस्टिन के संप्रभु की सत्ता सापेक्ष है, क्योंकि वो आदतन जो अनुपालन कर रहे हैं उनके सापेक्ष चलती है। वो इनकार कर देना कल नहीं होगी, ठीक है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष, सामान्य तौर पर हम शब्दों का अर्थ संदर्भों के सापेक्ष निकालते हैं। जो संदर्भ है उसके सापेक्ष शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। शब्द कभी निरपेक्ष अर्थ का नहीं होता। इवन राम जब भी निरपेक्ष नहीं है। कभी तो ये संबोधन राम राम संबोधन कर लिया, हे राम, ठीक है। कभी तो आप दुख व्यक्त करने के लिए, क्षोभ व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग, आपने राम शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में किया है उससे अर्थ निकलेगा। राम का कोई, इवन राम शब्द का कोई अर्थ निरपेक्ष नहीं। ईश्वर शब्द का कोई निरपेक्ष अर्थ नहीं। कल एक जूनियर का नाम ईश्वर था, तो हमने ऐसे हंसी में कहा कि भाई साहब का तो कोई जवाब ही नहीं, तो ईश्वर को साथी लिए घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जूनियर का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर भाई वो तो साथी लेके घूम रहे, तो हमने कहा इनके साथ तो ईश्वर है। तो संदर्भ इसमें ही ईश्वर, ठीक है, अर्थ निकलता है। शब्द सापेक्ष है, शब्द कभी निरपेक्ष नहीं। तो साक्ष्य है, इस शब्द का अर्थ और साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इन शब्दों का 20(3) के संदर्भों में क्या अर्थ हो, इसे समझना पड़ेगा। और इस विषय पर जो निदर्शकवाद है, काठू काली क्या है, वो कालू काठू
अरे अब हम नाम ही भूल गए, काठी कालू अवगढ़, ठीक, काठी कालू अवगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 जजेस द्वारा डिसाइडेड है। और चूंकि 11 जजेस द्वारा डिसाइडेड है इसलिए महत्वपूर्ण मामला है। गोलकनाथ डिसाइडेड है 11 जजेस से, और 13 जजेस से केशवानंद भारती डिसाइडेड है। इसलिए काठी कालू अवगढ़ आज भी रिलीवेंट है। और उसमें सबसे पहले इन शब्दों की व्याख्या हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बैलेंस व्यू अपनाया और उन्होंने ईहरिंग की विचारधारा के मुताबिक विचार किया। हितों में संतुलन, डीन रास्कोपाउंड की विचारधारा के मुताबिक, ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं हितों के संतुलन के माध्यम से, और ईहरिंग हितों के संतुलन की बात करते हैं। हितों के संतुलन, ईहरिंग और डीन रास्कोपाउंड में फर्क क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है तात्विक तौर पर प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किए बिना कुछ ऐसे परिवर्तन करना कि गतिविधि में तेजी आए, गतिविधि में तेजी आ जाए। इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे कई बार हम लोग आपस में बातचीत में कहते हैं कि ढेर इंजीनियरिंग मत करो। ये कब कहते हैं? ये तब कहते हैं जब आप अपनी कारगुजारी से ये प्रदर्शित करना शुरू करते हो कि यदि मेरी बात मानी जाए तो गतिविधि और तेजी से चलना शुरू हो जाएगी, तब कहा जाता है ढेर इंजीनियरिंग मत करो। इसका मतलब इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिस प्रक्रिया से आप गतिविधि के उद्देश्य को सामान्य समय से कम समय में प्राप्त करना, ठीक है, बताते हो या साबित करते हो। और सामान्य तौर पर गतिविधि अपने आप चल रही, हम निरपेक्ष बने, गतिविधि होने में जितना समय लगेगा लगेगा। क्योंकि डीन रास्कोपाउंड सामाजिक हितों को कानून के माध्यम से जल्द प्राप्त कर लेना चाहते हैं। उन्होंने कानून के बारे में क्या कहा? यह जरूरतों के आधार पर बना हुआ, ठीक है, नियम है। इसका अस्तित्व, इसकी जिंदगी, इसका, ठीक है, सारी चीजें ये जरूरत के आधार पर, कानून जरूरत की चीज है, ये जरूरत की पूर्ति करता है, तो वो जल्द से जल्द जरूरतों की पूर्ति कर लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना। उनका प्रिंसिपल हितों के संतुलन के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग का है, और ईहरिंग ने सिर्फ हितों के संतुलन की बात की, यानी जो विरोधी हित हैं उनमें संतुलन आना चाहिए। यहां भी विरोधी हितों में संतुलन की बात है। एक और अक्यूज का हित है, उसे टार्चर से बचाया जाना चाहिए। दूसरी ओर समाज का हित है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे अपना काम ठीक से कर पाए। इन दोनों के बीच समन्वय ये बिठाना है सुप्रीम कोर्ट को। तो काठी कालू अवगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या देनी शुरू की। उन्होंने कहा, क्या लिखा है? अभियुक्त को विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है। विवश शब्द का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया, यानी उन्होंने बताया कि आप विवश हुए, ये कब कहा जाए? जब आपकी ना करने की क्षमता खत्म हो जाए, तब आप विवश हो गए, ठीक है। जब आपकी ना करने की क्षमता खत्म हो जाए तब आप विवश हो जाए। ना करने की क्षमता आपकी किन बातों के संबंध में होती है? हर बात के संबंध में नहीं होती। हर बात के संबंध में तो आप ना कह रहे हो, ठीक है, तो जबरदस्ती कह रहे हो। ना कहने की क्षमता कायदे से देखें एकदम
उचित तरीके से देखें तो आपकी उन्हीं बातों के बारे में है जो बातें आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी से या आपसे व्यक्तिगत रूप में संबंधित है। व्यक्तिगत रूप में यानी आपके अलावा उन बातों को और कोई नहीं जानता, उनके बारे में सही तौर पर अगर सोचा और कहा जाए तो आपको न करने का हक है। जो चीजें अन्य लोगों की भी जानकारी में हैं, ठीक है, द टास्क विच इज ओपन सीक्रेट, ठीक है, जो सबके सामने है, ठीक है, ये जो बहुत लोगों के सामने है, उसके बारे में अगर यह कहा जाए कि आपको न करने की सुविधा उपलब्ध है तो यह बात कुछ जचती नहीं, क्योंकि उसकी जानकारी तो अन्य लोगों से भी ली जा सकती है। जिसके संबंध में आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, आप न दो तो वो मिलेगी ही नहीं। उन बातों को आपकी व्यक्तिगत जानकारी माना जा सकता है कि आपकी ये व्यक्तिगत जानकारी है। व्यक्तिगत मीनिंग दरबाई इस जानकारी को आपके अलावा अन्य कोई भी नहीं जानता, इसलिए ये आपकी मर्जी है कि आप इस जानकारी को किसी को दो या किसी को न दो। तो काठी कालू अवगढ़ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विरुद्ध साक्ष्य देने को विवश नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को इन शब्दों का जो अर्थ लिया है वो अर्थ इसी प्रकार का अर्थ है। उन्होंने ये कहा, इन शब्दों का प्रभाव ये है कि अभियुक्त की अपनी व्यक्तिगत जानकारी विषय के संदर्भ में जो है, किस विषय के संदर्भ में, जो आरोप की विषय वस्तु है, ठीक है, अभियुक्त पर जो आरोप लगा है उस आरोप की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के संबंध में अभियुक्त की जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, जो उसके अलावा किसी को नहीं है, उसे देने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसे विवश नहीं कर सकती। लेकिन यदि कोई जानकारी ऐसी है जिसके स्वरूप को अभियुक्त तो परिवर्तित नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी वो परिवर्तित नहीं कर सकता, और वो जानकारी अपने आप समाज में उपलब्ध है, उपलब्ध भी है वो, ठीक है, उस तक पहुंच यानी सामग्री तक पहुंच। सामग्री कैसी है? ऐसी है कि उस तक पहुंच अभियुक्त की सहायता के बिना हो सकती है। सामग्री जो साक्ष्य के तौर पर संकलित करने की कोशिश हो रही है, वो सामग्री ऐसी है कि उस तक पहुंच अभियुक्त की सहायता के बिना भी हो सकती है, और उस सामग्री में कोई परिवर्तन यह भी अभियुक्त नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और सामग्री तक पहुंच भी अभियुक्त की सहायता के बिना हो सकती है। तो 20(3) के संदर्भों में अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इन शब्दों का यही अर्थ लिया जाएगा कि यहां ऐसे साक्ष्य से मतलब है विधायिका का जो अभियुक्त की पर्सनल जानकारी पर आधारित है, उसे अपनी पर्सनल जानकारी से अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हर साक्ष्य जो अभियुक्त की सहायता के बिना, अभियुक्त की जानकारी का उपयोग किए बिना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा हासिल किया जा सकता है, उसके संबंध में 20(3) का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात 20(3) उस सामग्री के प्रति कोई संरक्षण अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को नहीं देते। उन्होंने कहा
कि जो फिंगरप्रिंट है, जो हैंड राइटिंग है, या जो हाथों के चिन्ह है, इनमें अभियुक्त परिवर्तन नहीं कर सकता। वो चाहे तो नहीं कर सकता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और उन तक पहुंच अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं हो रही है। अभियुक्त तो व्यक्तिगत जानकारी न भी दे तो भी वो सामने है। इसलिए उन्होंने कहा 20 दिन का उद्देश्य क्या है? अभियुक्त को संरक्षण देना। ठीक है, उद्देश्य के मुताबिक विधियों का अर्थान्वयन होता है। 20 दिन का जो उद्देश्य है वो अभियुक्त को टार्चर से संरक्षण देना है। ठीक है, जो कास्टोडियल वायलेंस है उससे संरक्षण देना है। कास्टोडियल वायलेंस से संरक्षण देने के लिए उसकी पर्सनल जानकारी पर आधारित चीजों के संबंध में सुरक्षा देना पर्याप्त है। जो चीजें सामने हैं, जिनमें उसकी पर्सनल जानकारी का उपयोग हो ही नहीं रहा, उन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अभियुक्त के इनकार के आधार पर उपलब्ध न होने दिया जाए, ऐसा 20 दिन का उद्देश्य कभी नहीं है। और उन्होंने यहां पर क्या किया? संवैधानिक निर्वचन की जो परंपरा है उससे विपरीत जाकर 20 दिन का उदार नहीं, सीमित अर्थान्वयन किया है। क्योंकि अगर उदार अर्थान्वयन करते तो साक्ष्य शब्द में ये सब चीजें आ ही जाएंगी। ठीक है, तब ये सारी चीजें साक्ष्य में होंगी। और फिर अगर अभियुक्त मना कर रहा है तो हम वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं ले पाएंगे और फिर उससे संबंधित सारे प्रावधान ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कोर्ट ने इसको सीमित ढंग से अर्थान्वयित किया और यह कहा कि नहीं, अगर ऐसी स्थिति है कि कोई सामग्री है जो अभियुक्त के दोष को साबित करने का सामर्थ्य रखती है और उसकी प्राप्ति अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के बिना यह हो सकती है, अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी का उसके संबंध में कोई उपयोग यही नहीं, और उस जानकारी के नेचर में, उस जानकारी की प्रकृति में अभियुक्त चाहे तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ उस बात के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है जिसे वो चाहे तो प्रकट करे और जिसे चाहे तो प्रकट ना करे, जिसे जिस रूप में प्रकट करना चाहे उस रूप में प्रकट करे। वो माना जा सकता है कि ऐसा साक्ष्य है जिसे जबरदस्ती हासिल करने से, ठीक है, रोका जाना चाहिए और उसी को जबरदस्ती हासिल करने से रोका गया है, उसे भी वो स्वेच्छा से देना चाहे तो दे, क्योंकि विशेषाधिकार है। लेकिन अगर स्वेच्छा से नहीं देना चाहता तो मत दे। लेकिन ऐसी सामग्री जो उसकी इच्छा के बिना उपलब्ध है, तो उपलब्ध सामग्री को प्राप्त करने से उसे रोका या उसे उपलब्ध सामग्री को प्राप्त करने से रोक देने के लिए उसे सामर्थ्य दे दी जाए, ऐसा आशय कभी भी 20 दिन का नहीं रहा। यह सामर्थ्य नहीं मिल सकती अभियुक्त को। इसलिए उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट, हाथों के चिन्ह या हैंड राइटिंग, इसे लेने के संबंध में जितने प्रावधान है सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और काठी कालूवागढ़ एक लैंडमार्क डिसीजन इस विषय पर आया। अब आप देखेंगे तो 73 इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ठीक है, 26 एविडेंस एक्ट जिसमें कहते हैं कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में और संस्वीकृति कर रहा है, लेकिन मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कर रहा है,
कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। कन्फेशन से संबंधित सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, क्योंकि अपने विरुद्ध साक्ष्य लेकिन अपनी मर्जी दे रहा, विशेषाधिकार छोड़ दिया। ठीक है। रिकवरी अगर 27 में एविडेंस एक्ट अभियुक्त के स्टेटमेंट के आधार पर हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है, क्योंकि बता रहा है हमने मर्डर वेपन कहां छुपाया है, हमने लाश कहां छुपाई है। लाश रिकवर हो रही है, मर्डर वेपन रिकवर हो रहा है, और सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर उदार अर्थान्वयन कर देंगे सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इसलिए उदार नहीं है। संवैधानिक निर्वचन की परंपरा से अलग हटकर, क्योंकि वो परंपरा ही है, विधि का नियम नहीं है। ठीक है। जो उपयुक्त निर्वचन हो वही किया जाएगा, और यहां सीमित अर्थान्वयन करना यही ठीक है। कालांतर में जो साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप हुई, तब सवाल उठे कि पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, क्या ये की जा सकती है? देखिए, इससे पूर्व जब व्यक्ति पर आईपीसी में वर्णित जो धारा 511 पिछली आईपीसी में अपराध था, मत्तता की अवस्था में, ठीक है, लोक स्थान में अवचार करना, यानी यू आर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, एंड यू आर गोइंग हेयर एंड देयर एट अ पब्लिक प्लेस, इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो अगर आप मत्तता की दशा में किसी लोक स्थान में अवचार कर रहे हैं, मीनिंग देर भाई आ जा रहे हैं, तो आपको 24 घंटे की सजा हो सकती थी। तो साबित करना पड़ेगा ना कि यू आर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एट दैट टाइम व्हेन यू आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एट अ पब्लिक प्लेस। तो इंटॉक्सिकेशन में थे आप। ये कैसे? आपका यूरिन सैंपल, आपका ब्लड सैंपल, ये सब लिया जाएगा, और वो आप दे तो दोगे नहीं, ठीक है। इसे लिया जाना भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा पर निर्भर जो है वो आपसे जबरदस्ती नहीं पूछा, जबरदस्ती नहीं पूछा जाएगा। अपनी इच्छा से बताओगे तो बता दो। अब सवाल ये आया ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट, इसमें विभिन्न इक्विपमेंट्स आपके लगाए जाते हैं। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है? पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये माना जाता है कि अगर आप एक्टर नहीं हो, क्योंकि एक्टर जब आप होते हो तो आप ये मान लेते हो कि हम वही हैं, ठीक है। हमने आपसे एक बार कहा था, अच्छा एक्टर कौन? वो जो कि उस पात्र को जीने लगे, जिस पात्र की एक्टिंग वो कर रहा है, ठीक है। जिस पात्र की एक्टिंग वो कर रहा है वो उसे जीना शुरू कर दे। और सार्थक जिंदगी कौन सी, अच्छी जिंदगी कौन सी? जब आप ये मानते हो कि हम यहां सिर्फ अपना हम अपना वो पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, अपनी उस भूमिका के निर्वहन के लिए आए हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है, तब आप अच्छी जिंदगी जी सकेंगे और आप अच्छे एक्टर हो सकेंगे जब आप ये मान लें कि हम वही हैं जिसकी एक्टिंग हम करें। तो अगर आपने ये मान लिया कि हम वही हैं गहरे में, तो आपको कोई मशीन नहीं पकड़ सकती कि आप झूठ बोल रहे हो, कोई मशीन नहीं पकड़ सकती। लेकिन हर व्यक्ति एक्टर नहीं है। जैसे महाभारत में या रामायण में अगर अरुण गोविल के लगाई जाए ब्रेन मैपिंग मशीन या पॉलीग्राफिक टेस्ट, तो वो ये बताएगी नहीं ये राम है, ये सही बोल रहा है, जबकि वो राम नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वे परिवर्तन हो ही नहीं रहे हैं। आप इस चीज को अपने में अनुभव, हमने कहा शब्दों से बातें समझ में नहीं आती, अनुभव से समझ में आती। जब आप कभी झूठ बोलते हैं, हम सब बोलते हैं झूठ, हमारे सामने सत्यवादी बनने की कोशिश मत करिए, हम सब रोज झूठ बोलते हैं, रोज, और यहां से उठते ही अभी बोलेंगे, और हो सकता है अभी 20 बार बोल भी चुके हो। ठीक है, तब जरा ध्यान दीजिएगा अपने अंदर। आपके अंदर दो चित्त बोल रहे होते हैं उस समय। एक चित्त कह रहा होता सही बोलो, एक चित्त कह रहा होता यार उपयोगी ये बोल दो। ठीक है, कुछ घबराहट सी भी हो रही होती है, और बस यही चीजें पकड़ती है मशीनें। मशीनें यही चीजें पकड़ती हैं और वो बता देती हैं कि ये झूठ बोलना है। ठीक है, आपके दिल की धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी नब्ज, ये सारी चीजें परिवर्तित होती है, उन्हीं को वो मार्क करते हैं और इसके आधार पर सच और झूठ का फैसला कर देते हैं। लेकिन ये निश्चायक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्टर है, ठीक है, तो कुछ नहीं पकड़ेगी मशीन, क्योंकि फिर तो वो ये मान रहा है हम वही है, और फिर जब वो ये मान रहा है हम वही है, तो फिर तो मशीन, उसके अंदर कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, मशीन पकड़ ही नहीं पाएगी। इसीलिए इसको रिलेवेंट एविडेंस घोषित किया, कंक्लूसिव नहीं। ये कंक्लूसिव नहीं है, ये मूर्ख टाइप के जो समाज में लोग रहते हैं, तथाकथित पढ़े लिखे, वो इसे कंक्लूसिव मानते हैं। लेकिन जो विद्वान, इसीलिए अधिवक्ता को कहा जाता है। अधिवक्ता का मतलब वो नहीं होता जो सिर्फ अधिवक्ता है, अधिवक्ता शब्द में सब शामिल हैं, जज, अधिवक्ता, स्टूडेंट, ला टीचर, उन्हें विद्वान कहा जाता है इसीलिए क्योंकि वो सारी चीजों को विचार में लेते हैं। मशीनें सच नहीं बोल सकती। हमने एक आध बार एआई ट्राई किया कि देखे कैसा लिखता है, तो हमें बिल्कुल दो कौड़ी का लगा कि उससे जो लिख के आता है वो बिल्कुल दो कौड़ी का होता है। उससे ये जरूर है आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन आदमी के दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। एआई सेवक हो सकता है, मालिक नहीं। वो उतना सोच ही नहीं सकता, बेवकूफी की बात, कुछ नहीं हो सकता एआई से। तो मशीनें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो पॉलीग्राफिक ब्रेन मैपिंग, इनके संबंध में जब बात आई तो विभिन्न हाईकोर्ट्स का मत आया कि पॉलीग्राफिक और ब्रेन मैपिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें हम कुछ करते नहीं, मशीनों के माध्यम से शरीर की गतिविधि को जांचते हैं और वो गतिविधि अपरिवर्तनीय है। इसलिए कंक्लूसिव एविडेंस न सही, लेकिन रिलेवेंट एविडेंस के तौर पर उसे ग्राह्य किया जाएगा। दूसरी ओर नार्को के बारे में कुछ उच्च न्यायालयों का मत यह आया कि उसमें चूंकि दवाई प्रशासित की जाती है, इसलिए वो अभियुक्त की इच्छा के विरुद्ध प्रशासित की जा रही है, और दवा के प्रशासन के संबंध में निर्णय लेने का हक उसे है कि हम पर की जाए या न की जाए। उसके बाद जो जानकारी आ रही है, ठीक है, वो जानकारी ऐसी नहीं है जो पहले उपलब्ध रही हो, वो दवा के प्रशासन के बाद उपलब्ध हुई है, और दवा के प्रशासन के संबंध में उसे निर्णय लेने का हक था। इसलिए नार्को के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अंततः मसला सिल्विया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के बारे में कहा कि नहीं, ये तीनों ही 20-3 से बाढ़ कर रहे हैं। ठीक है, 20-3 से बाढ़ कर रहे हैं, इन शब्दों में नहीं कहा उन्होंने कहा 20-3 से बाढ़ कर सकती हैं, और यही कहा जाना चाहिए था, क्योंकि 20-3 विशेषाधिकार है। छोड़ दे अभियुक्त तो छोड़ दे, तब इससे जो साक्ष्य संकलित होगा, ठीक है, वो उपयोग किया जाएगा, और अगर अभियुक्त आपत्ति करता है तो आप ये साक्ष्य संकलित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस, ये तीनों 20-3 की सुरक्षा को ट्रिगर कर सकती हैं, करेंगी नहीं, कर सकती हैं, क्योंकि विशेषाधिकार है। करेंगी ये शब्द तो आ ही नहीं सकते। अगर अभियुक्त ये कहता है हमसे जबरदस्ती
ब्रेन मैपिंग की गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और खतरा भी है, ठीक है। हमने आपसे कहा कि कन्फेशन के आधार पर सजा न देने की जो परंपरा है वो तो इसीलिए है ना कि व्यक्ति विभिन्न मानवीय भावनाओं के वशीभूत होकर झूठे कन्फेशन भी कर सकता है, ठीक है, और झूठे कन्फेशन करके खुद को सजा दिलवा सकता है। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस हमसे ये अपेक्षित नहीं है, आप कुछ भी चाहो, आपकी इच्छा पर तो सजा या दोष मुक्ति थोड़ी है, वो तो साक्ष्यों के आधार पर दोष मुक्ति या सजा। ये थोड़ी है कि तुम कहो हमें फांसी दे दो, हम तुम्हें फांसी दे दें, कोई मतलब थोड़ी है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। तो अगर कोई एक्टर है और वो किसी के दोष को अपने सिर लेना चाहता है, उसने उसी की कल्पना कर ली, मशीन तो बताएगी सच बोलना है, मशीन तो बताएगी ये सच बोलना है, वो तो उन फांसी चढ़ जाएगा, जबकि कुछ है ही नहीं। तो पहली चीज तो ये रिलीवेंट, सबसे पहली चीज। और वो भी अगर अभियुक्त की शिकायत हमसे जबरदस्ती कराया, ठीक है, तो ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए एप्लीकेशन अभियुक्त की ओर से आती है। आइए, अभी पास्को तो अक्सर आ जाती है, अभी भी हमारे एक मित्र ने ही लगाया कि हमारा नार्को करा लिया जाए, ठीक है, क्योंकि नहीं किया कुछ भी। और फिर भी आप जानते ही हैं कि ये ऑफेंस आजकल जितना झूठ लिखता है उतना झूठ, और यही नहीं, आप जिस अपराध में सजा बढ़ा दोगे बस वही लिखना शुरू हो जाएगा झूठा, जिसमें सजा बढ़ा दो। अब ये कह दो मिट्टी खाने में 20 साल सजा होगी, लोग निरी कंप्लेंट है कि मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, आने लगेगी, ठीक है। तो है ऐसा, तो लोग अपनी तरफ से, क्योंकि ये आपको हक है, आप छोड़ दो सुरक्षा। सिल्विया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में उन्होंने कहा कि ट्रिगर कर सकती है सुरक्षा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और वे सारे उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि आपकी जानकारी के बिना, ठीक है, या आपकी जानकारी का उपयोग किए बिना जिस सामग्री को हम साक्ष्य के तौर पर संकलित कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपके मना करने के बाद भी संकलित की जाएगी, और वो जानकारी अनुच्छेद 20(3) के दायरे में नहीं आती, ठीक है, विवश नहीं किया जाएगा। ये 313, इस पर भी आपत्ति उठी थी कि अभियुक्त की परीक्षा ये की जाएगी, यानी अभियुक्त परीक्षा अधीन है, कराना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये भी गलत नहीं है। उद्देश्य क्या है, अभियोजन साक्ष्य जो आया है उसका स्पष्टीकरण, उसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम अभियुक्त से पाने की कोशिश करें। मत दो तुम भैया, एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते मत दो, हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, जो कहना है कहो। और वहां लिखा है वो जो एक्सप्लेनेशन आएंगे वो मामले में साक्ष्य नहीं समझे जाएंगे। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय जब निर्णय करेगा तो उन एक्सप्लेनेशंस को ध्यान में रख सकता है। मीनिंग देयर बाय, अगर एक्सप्लेनेशन इतना सफिशिएंट पाया जाएगा कि उससे एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने लेड की है उसका सेटिस्फैक्टरली, यानी संतोषजनक उत्तर मिल जाएगा, तो अभी दोष मुक्त हो जाएगा, और अन्यथा दोष सिद्ध होगा, ठीक है। तो वो एक अवसर है, उसमें आपसे जबरदस्ती साक्ष्य नहीं लिया जा रहा, तो 313 को भी कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, अपराध का अभियुक्त को, ठीक है, अपराध का अभियुक्त को, इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।